हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नर्सिंग नॉलेज। आज हम अपनी एक सीरीज जो हम न्यूरो की हम देख रहे हैं, न्यूरो ड्रग्स की, उसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक हमने पढ़ा है NaCID और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा है ओपियोइड्स। आई होप ये दोनों एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया की, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें आती हैं, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एनेस्थेटिक और एनेस्थीसिया क्या होता है वो देखते हैं। सो एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया इज अ लॉस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट कॉन्शियसनेस। जब कोई पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है, या फिर मैं कहूँ अपने रिफ्लेक्सेस को खो देता है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस आर मोटर थिंग्स। ठीक है, हमें कुछ भी चीज फील होती है उसके प्रति जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क आता है उसे हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं? जैसे गैग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, सोलोइंग रिफ्लेक्स या लैरिंजियल रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी पर्सन एनेस्थीसिया, हम जब भी पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं तो जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? लॉस्ट। वो सब क्या हो जाते हैं? लॉस्ट एनेस्थीसिया में। ठीक है, और क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हो सकता है जो पेशेंट है वो पार्शियल अनकॉन्शियस है या फिर कंप्लीट अनकॉन्शियस है। पार्शियल इन द केस ऑफ लोकल लोकल एनेस्थीसिया हमने दिया तो पेशेंट अनकॉन्शियस थोड़ी होगा, उसके बस उस पार्ट में जहां जहां पर हमने एनेस्थीसिया दिया है, जैसे इस पार्ट में हमने एनेस्थीसिया दिया है तो यहाँ के रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे? लॉस्ट। ठीक है, और कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस किस स्टेज में आती है? जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स, कितने टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक है, हमारा हमारा हम क्या हो जाते हैं? अनकॉन्शियस हो जाते हैं और पूरे बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी हट जाते हैं, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ये हम एनेस्थीसिया में देखते हैं। एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एनेस्थेटिक्स ऐसी मेडिकेशन या ऐसी ड्रग्स होती है जो हम देते हैं एनेस्थीसिया इंड्यूस कराने के लिए। क्या इंड्यूस कराने के लिए? एनेस्थीसिया को इंड्यूस कराने के लिए। ये जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं, इन सब के लिए हम क्या देते हैं? एनेस्थेटिक्स। ऐसी ड्रग्स जो हम किसी भी पेशेंट में एनेस्थीसिया के इफेक्ट को प्रोड्यूस करे उसे बोलते हैं हम एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम किसी पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं, जब भी हम किसी पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट शो होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो हम बोलते हैं इसे एनेस्थीसिया ट्रायड। क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया ट्रायड। तो अगर हम किसी पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं तो तीन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो आप कैसे याद रख सकते हो। दैट इज HAM, हैम इफेक्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हैम इफेक्ट। एच का मतलब क्या होता है? हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एंड एमनीशिया। एच से आप क्या याद रखोगे? हिप्नोसिस एंड एमनीशिया। ए का मतलब होता है एनाल्जेसिया। एम का मतलब होता है मसल रिलैक्सेशन। हम जब भी किसी पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं तो हमारी बॉडी में तीन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एच, ए एंड एम। एच मतलब हिप्नोसिस एंड एमनीशिया, ए मतलब एनाल्जेसिया, एम मतलब मसल रिलैक्सेशन। हिप्नोसिस का क्या मतलब होता है? हिप्नोसिस ऐसी स्टेज होती है जो हमें नींद इंड्यूस करे। जैसे हम हिप्नोटिक्स पढ़ेंगे तो हिप्नोटिक्स ऐसी मेडिकेशन होती है जो क्या करती है? स्लीप को इंड्यूस करती है। तो हिप्नोस जो वर्ड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? हिप्नोस जो वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? स्लीप के लिए। तो जब भी हम एनेस्थीसिया देंगे तो पर्सन किस स्टेज में जाएगा? हिप्नोटिक स्टेज में, या हिप्नोसिस होगा, उसे नींद आएगी और वो गहरी नींद में जाता है, डीप स्लीप में जाता है। ठीक है, एमनीशिया का मतलब जब हमने एक बार क्या दे दिया? एनेस्थीसिया दे दिया तो उस पेशेंट को उसके बाद कुछ याद नहीं रहेगा। तो एमनीशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या लॉस ऑफ मेमोरी, नॉट कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ मेमोरी। उसे कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हिप्नोसिस होता है और एमनीशिया हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज एनाल्जेसिया।
एनाल्जेसिया का मतलब पेन नहीं महसूस होना, पेन सेंसेशन लॉस्ट हो जानी। कोई पेन महसूस होएगा जब सेंसेशन ही लॉस्ट हो जाएगी। आप एक बात बताओ, जब आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा तो आपके रिफ्लेक्सेस कहाँ आएंगे? अगर आपको कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही तो रिफ्लेक्सेस भी नहीं आएंगे, तो सेंसेशन महसूस नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सेस भी नहीं आएंगे, तो पेन भी महसूस नहीं होता है। और तीसरा जो फीचर होता है दैट इज मसल रिलैक्सेंट, तो आपको ये याद रखना है। तो दोबारा हम देखते हैं एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया ट्रायड। तो क्या क्या आता है इसमें? तीन आते हैं इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तीन। कैसे याद रख सकते हो? HAM, हैम इफेक्ट। H मतलब होता है हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मतलब नींद आना, हिप्नोसिस एंड एमनीशिया, एमनेशिया वाला लॉस ऑफ मेमोरी। पर्सन को नींद आएगी और पर्सन जो जब एनेस्थीसिया दोगे उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट होता है एनाल्जेसिया। पेशेंट जो भी जिस भी पर्सन को ये एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको कुछ भी उसको कोई पेन महसूस नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा मसल रिलैक्सन। अब एक बात बताओ, कौन सी मसल रिलैक्स होंगी? क्या स्मूथ मसल ही रिलैक्स हो जाएंगी क्या? अगर स्मूथ मसल ही रिलैक्स हो गई तो हार्ट भी तो मसल से बना है। तो याद रखना ये स्मूथ मसल नहीं है, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। कौन से मसल रिलैक्सेंट है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो ये बात आपको याद रखना है। कौन सी मसल रिलैक्स करेंगे? स्केलेटल मसल। ये बात आपको याद रखनी है, स्मूथ मसल को मत रिलैक्स कर देना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो हम देखते हैं कि स्टेजेस दी किसने थी। स्टेजेस दी थी अर्नेस्ट, अर्नेस्ट एथर अर्नेस्ट ग्यूडल। ठीक है। इन्होंने 1937 में तीन स्टेजेस दी थी। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो मेन तो देखो तीन स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। हम मेन तीन स्टेज पढ़ते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है? इस स्टेज को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। जैसे ही हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे तो पेशेंट जो है अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस करने लगेगा। इस स्टेज में क्या होता है? पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है। नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं होगा पेशेंट, पर लॉस ऑफ कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? पेन का परसेप्शन नहीं होता उसे, पेन परसेप्शन लॉस्ट। जो पेन की सेंसेशन आ रही थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तभी तो इसे कौन सी स्टेज का नाम दिया गया है? एनाल्जेसिया। दूसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ डेलिरियम, डिलीरियम। इसमें क्या है? जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हुआ उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा। ये सब क्या होगा? किस स्टेज में होगा? स्टेज 2 में, जब पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियस तो हो ही चुका है, पर उसके अंदर क्या क्या होगा? जो उसकी वाइटल ऑर्गन है ना, वाइटल साइन है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेज 3 क्या होती है? स्टेज 3 मेन होती है, इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इस स्टेज में जब पेशेंट आ जाता है तो क्या होता है? सर्जरी परफॉर्म होती है। क्या परफॉर्म होती है? सर्जरी परफॉर्म होती है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इस स्टेज में आ चुका है? इसमें टोटल रिफ्लेक्स लॉस्ट, रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे पेशेंट के। ठीक है। मतलब इसमें पेशेंट के रिफ्लेक्सेस काम करना बंद हो जाएंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करेंगे? तो हम चेक करते हैं बाय गैग रिफ्लेक्स। ये याद रखना, जब भी हमें ये पता लगाना है कि पेशेंट जो है अब स्टेज में आया है या नहीं आया, तो हम कौन सा रिफ्लेक्स चेक करते हैं? गैग। गैग का मतलब, गैग रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? हम फिंगर इंसर्ट करते हैं अंदर तो वॉमिट जैसा फील होता है, राइट? तो ये इसे बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स, तो वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब एक और स्टेज लिखी है यहाँ, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। आपने स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया पढ़ा, आपने स्टेज ऑफ डिलीरियम पढ़ा, आपने स्टेज ऑफ एनास्थीसिया पढ़ा। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस स्टेज? तो ये ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम पेशेंट नॉर्मली नहीं आता, तब आता है जब क्या हो जाता है? एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो जाती है। तो स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस
अब हम देखते हैं कि स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट की ओवरडोज हो जाए, एनेस्थीसिया की ओवरडोज हो जाए, तो एक स्टेज में चला जाता है पेशेंट जिसे बोलते हैं स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें तीन चीजें हो जाती हैं, एक तो बीपी बढ़ जाएगा पेशेंट का, दूसरा हार्ट रेट कम हो जाएगा, और तीसरा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, बीपी बढ़ जाने को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, पेशेंट में हाइपरटेंशन दिखाई देगा, यही कॉम्प्लिकेशन भी है, अभी हम पढ़ेंगे। हार्ट रेट कम हो जाने को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, पर्सन में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो तीन आपके ये फीचर्स होते हैं स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनेस्थीसिया, आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुंच गया है, तो आपको चेक करना पड़ता है क्या, गैग रिफ्लेक्स, तो इसलिए इसे बेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं एनेस्थीसिया का। अब आप देखो कि सपोज हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, हमने एक पेशेंट है उसे एनेस्थीसिया दिया, अब वो एनेस्थीसिया से बाहर आ रहा है, उसका इफेक्ट कम होने लगा है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने लगा है, जब उसकी सर्जरी हो गई उसके बाद उसका एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होगा, तो सबसे पहला रिफ्लेक्स कौन सा वापस आता है, रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होते हैं ना, बट जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है तो पहला रिफ्लेक्स कौन सा आता है, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज लैरेंजियल रिफ्लेक्स। लैरेंजियल रिफ्लेक्स सबसे पहले आता है, जिसे हम सोलोइंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोलोइंग रिफ्लेक्स। ये किसकी बात की, जब हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, सपोज हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया, लोकल एनेस्थीसिया में कौन सा रिफ्लेक्स वापस आता है, सबसे पहला रिफ्लेक्स वापस आता है प्लांटार रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स वापस आता है, प्लांटार रिफ्लेक्स। और दूसरा कौन सा वापस आता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्सेस याद रखने हैं कि जब भी एनेस्थीसिया का, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद उसकी सर्जरी हो गई, उसके बाद तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होएगा ना, उसके बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला रिफ्लेक्स कौन सा आता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सा आता है, लैरेंजियल रिफ्लेक्स, जैसे सोलोइंग रिफ्लेक्स कहते हैं अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं। अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल में भी कौन सा, स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, तो प्लैंटर रिफ्लेक्स पहले वापस आता है, पहले ही आएगा, दूसरा डीप टेंडन रिफ्लेक्स आएगा। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्स जो रीअपियर होता है जनरल एनेस्थीसिया में वो लैरेंजियल रिफ्लेक्स होता है या सोलिंग रिफ्लेक्स होता है, और जो फर्स्ट रिफ्लेक्स स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आता है वो प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये बात आप याद। Now what is a classification? Now let's talk about classification. So classification दो टाइप से बटा हुआ है एनेस्थीसिया का, जो आप सबको पता होगा। पहला होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया पूरा उसमें जाता है, पूरी सिस्टमिक में जाता है, लोकल एनेस्थीसिया एक पार्ट में जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो बेस्ड हम किस पे दे रहे हैं, कैसे, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। बेसिस बता रही हूँ आपको, ठीक है। बेसिस क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो टाइप का होता है, इनहेलेशनल, पहला होता है इनहेलेशनल और दूसरा होता है इंट्रावेनस, आईवी। अगर हम आईवी के थ्रू दे रहे हैं या फिर हम इनहेलेशनल रूट के थ्रू दे रहे हैं। अभी लोकल का मैं बाद में बताऊंगी, पहले जनरल की बात कर लेते हैं। तो इनहेलेशनल में अगर हम इनहेलेशनल रूट से दे रहे हैं हम, तो वो आ जाता है जनरल इनहेलेशनल क्लासिफिकेशन में। इंट्रावेनस दे रहे हैं, वेन्स में दे रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, ये इंट्रावेनस में। इनहेलेशनल के कौन कौन से एग्जाम्पल है अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले ये सब गैसेज ही होंगी तभी तो इनहेल होंगी वो, तो सबसे पहले होती है नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे पहले होती है नाइट्रस ऑक्साइड। और आप कैसे याद रख सकते हो, डिस से याद रखना, DIS,
लास्ट में फ्लूरॉन लगा देना, फ्लूरॉन, आइसोफ्लूरॉन, ठीक है। एस से आ जाता है सीवोफ्लूरॉन। तो आप 3 से याद रखना, डिस से याद रखना, डिसफ्लूरॉन, डिसफ्लूरॉन, आइसोफ्लूरॉन और सीवोफ्लूरॉन। और कौन से हो सकते हैं, हेलोथेन इसका एग्जांपल है, हेलोथेन, ईथर, ये सब किसके एग्जांपल है, इनहेलेशन के। और एक तो मोस्ट फेमस आपको पता ही होगा कि सुंघा के बेहोश करने वाला, दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो ये भी एक जनरल एनेस्थीसिया का काम करता है। नाउ हम बात करते हैं आईवी, इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस में पहला आप एक एग्जांपल है फेंटेनिल, फेंटानिल, ये क्या है, एक ओपियोइड, ये आपने पढ़ा है ना, ये क्या है, एक ओपियोइड। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, थियोपेंटोन। थियोपेंटोन क्या है, थियोपेंटोन और प्रोपोफॉल, ये दोनों ही बार्बिचुरेट्स हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स, तो उसमें आप एक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे बार्बिचुरेट्स की, तो उसमें है थियोपेंटोन और प्रोपोफॉल। और कौन कौन से हो सकते हैं आपका, डायजिपाम, डायजिपाम, मिडाजोलाम या मिडाजिपाम, ठीक है, ये सब तो ये सब किसकी क्लासिफिकेशन है आपकी, जनरल एनेस्थेटिक्स की। अब हम लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स की। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा है अभी, क्लासिफिकेशन दो टाइप से है, एक हमारा जनरल, ठीक है, और एक हमारा लोकल। जनरल आप दोनों को पता चल, आप लोगों को पता चल गया, दो हैं, इनहेलेशनल और आईवी, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बेसिस पे। अब लोकल एनेस्थीसिया भी डिवाइडेड होता है 5 कैटेगरी में कि कहाँ हम दे रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इस चीज पे। पहला होता है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल हम किस पे देंगे, स्पाइनल कॉर्ड में देंगे। कहाँ पर दिया जाता है, कौन से, लंबार आपको पता होनी चाहिए, L4 और L5, हम देते हैं L4 से L5। दूसरा होता है एपिड्यूरल, ये भी स्पाइन में दिया जाता है वैसे तो, ठीक है, ये L3 L4 में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है टॉपिकल। टॉपिकल कोई भी एनी स्किन सरफेस जहां पर आपको कुछ भी करना हो, जैसे कैथेटर लगाना हो, तो उसके लिए आप पर्टिकुलरली यूरेथ्रा में देते हैं ना, ठीक है, वैसे हो गया। एक आता है आपका इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जहां फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है, इसमें कट लगा, ये एक सेल है, यहाँ पर कट लगा, तो यहाँ पेन महसूस होगा, तो यहाँ के लिए एक एनेस्थीसिया दिया जाता है कि पेन परसेप्शन ना हो, तो उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। और लास्ट होता है हमारा हमारा नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देना, वो, ठीक है, ब्लॉक कर देगा कि पेन का परसेप्शन ना हो अगर कहीं चोट लगी है तो वहां पर। तो ये ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। इसके एग्जांपल्स हमारे लोकल एनेस्थीसिया के, जो आपको मोस्ट कॉमन है, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आपने सुना होगा लिग्नोकेन, केन आएगा इसमें लास्ट में, याद रखना, केन आएगा, केन, लीडोकेन, जाइलोकेन, प्रोकेन, और क्या हो सकते हैं, पिवोकेन, रोपिवोकेन, ये सब क्या होगा, एग्जाम्पल्स, ये आप याद रखने हैं, लास्ट में वर्ड याद रखना, केन आएगा, ठीक है। तो यही हम इधर भी पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन दो टाइप से है हमारा, एक है हमारा जनरल, एक है हमारा लोकल। जनरल में आता है इनहेलेशनल और एक आता है आईवी। लोकल में कौन सा आता है, स्पाइनल, एपिड्यूरल, टॉपिकल, नर्व कंडक्शन और इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स, मैंने यहाँ लिख दिए हैं इनहेलेशन के, वैसे मैंने बता दिए थे, नाइट्रस ऑक्साइड, डिसफ्लूरॉन, आइसोफ्लूरॉन, क्लोरो
फ्लूरॉन कैसे याद रखोगे? डिस से याद रखना, DIS लास्ट में फ्लूरॉन लगा देना, ठीक है। तो पहले का नाम तो डिसफ्लूरॉन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म, ईथर, हेलोथेन, लोराज़ेपाम आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर देख ली, ये दोनों क्या है, बार्बिचुरेट्स। ये अभी हम हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा बार्बिचुरेट्स। ये क्या है हमारे, बेंजोडाइजापीन। ये भी हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन, और ये हमारा क्या है, ओपियोइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोकल एनेस्थीसिया, बाद में केन आ रहा है, केन, इससे याद रखना, लीडोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, जाइलोकेन, ब्यूपीवोकेन, पीवो याद रखना, फिर ब्यू और रो याद रखना, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब हमने एक ड्रग पढ़ी है, दैट इज प्रोपोफॉल, दैट इज प्रोपोफॉल। इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे बोलते हैं प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम, ये पढ़ लेते हैं। तो इस प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम में होता क्या है, ये याद रखना, ये तीन चीजें हो जाती हैं, तीन साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है उस पेशेंट में। रेप्टोमाइलोसिस क्या होता है, रेप्टोमाइलोसिस इज स्केलेटल मसल डीजनरेशन, स्केलेटल मसल डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, ये होता है। और कार्डिक फेलियर, ये तीन सिम्टम्स शो होते हैं अगर हम प्रोपोफॉल मतलब प्रोपोफॉल देते हैं एज एनेस्थेशिया, तो ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद है। नेक्स्ट एक टर्म आती है एमरजेंस। एमरजेंस क्या होती है, एमरजेंस का मतलब होता है जब हम एनेस्थीसिया दे दिया एक पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हमने एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थीसिया के बाद उसकी सर्जरी हो गई, सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद फिर वो वापस से अपना इफेक्ट रिड्यूस होएगा थोड़ा सा एनेस्थीसिया का। तो जब वो इफेक्ट रिड्यूस हो रहा होता है तो कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं पेशेंट में, उसे इमरजेंसी बोलते हैं। जैसे कौन कौन से, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया एंड शिवरिंग, एब्डोमिनल रिटेंशन और यूरिनरी रिटेंशन, या इसे रिटेंशन नहीं है, डिस्टेंशन है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा और यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम है, इसे ही हम एमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, अगर ओवरडोज हो गई और पेशेंट स्टेज 4 में चला गया, स्टेज 4 में चला गया, स्टेज 4 का नाम क्या था, मेड्यूलरी पैरालिसिस। अगर वो मेड्यूलरी पैरालिसिस में चला गया तो तीन चीजें होंगी, वो आपको पता ही है, बीपी बढ़ जाएगा जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट रेट कम हो जाएगा जिसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो ये तीन चीजें पेशेंट में दिखाई देंगी। तो हमने आज पढ़ा एनेस्थीसिया के बारे में, जिसमें आपको मेन क्या याद रखना है, सबसे पहले स्टेजेस आपको याद रखनी है और क्लासिफिकेशन। दीज टू थिंग्स आर मेन। स्टेजेस तीन होती हैं, 1 2 3, चौथी तब होती है जब ओवरडोज हो जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन मेजरली दो होती है, जनरल और लोकल। जनरल में हमारा आता है इनहेलेशनल और आईवी, इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए सबके। लोकल में हमारी 5 क्लासिफिकेशन आती है, फर्दर 5 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। स्पाइनल, जैसे क्या कौन सा होता है, स्पाइनल, एपिड्यूरल और इनफिल्ट्रेशन। और दो हमारे बचे, कौन कौन से, एक हमारा हो गया नर्व कंडक्शन जिसे ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। और एक और क्लासिफिकेशन भी, ठीक है, दैट इज टॉप, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर एनेस्थीसिया समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बहुत अच्छी ड्रग्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। जो आज आपने पढ़ा कि हिप्नोटिक ड्रग्स भी एज ए एनेस्थीसिया काम करती हैं, तो वो ही हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।